पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025। आज मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन काम करने को आना पड़ा है क्योंकि आज डुगडुगी बज गई है, शंखनाद हो गया है। बिहार के चुनाव का चुनाव आयोग ने रणभेरी बजा दी है कि बिहार में चुनाव होना है। और देखिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में। और 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन नतीजे आएंगे, दोनों ही चरणों के चुनाव के नतीजे आएंगे तो बड़ा ऐलान। और देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां बता दी है कि 8.5 लाख मतदान कर्मी, जिनमें पुलिस बल भी है, सभी लगाए जाएंगे। और पहली बार जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती पहले की जाएगी, ताकि जो बाद में विवाद पैदा हो जाता है। तो चुनाव आयोग पहले ही तैयार हो गया और हम देख रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन और प्रशांत किशोर की तैयारी में अब भी विलंब है। देखिए, बिहार की लड़ाई के 3 कोण हैं और यह बात कही जाने लगी है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, यह प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद ही पता चलेगा। एनडीए में भी खटपट है, जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान के बहनोई जमुई के सांसद अरुण भारती ने फिर से कहा है कि बिहार को युवा सरकार चाहिए। और उधर महागठबंधन में देख ही रहे हैं अजीत जी कि महागठबंधन में अब तक तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मुकेश सहनी भी अधर में लटके हैं, कितनी सीटें किसको मिलेगी यह फैसला नहीं हो पा रहा है। तो सब कुछ गडमड है। इसके पहले चुनाव आयोग ने रणभेरी बजा दी है और पहले चरण के चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो चुनावी पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों से आगे चुनाव आयोग निकला है और अब सब कुछ बिल्कुल बहुत ही तेजी से। देखिए, पटना में लगातार चुनाव समिति की बैठकें हुई हैं भाजपा की, और धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में मुलाकात की थी जीतनराम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से। बहुत कुछ हल नहीं निकला। उपेंद्र कुशवाहा जीतनराम मांझी से बातें हो गई, लेकिन जीतनराम मांझी के यहाँ दोबारा भी जाना पड़ा है। और चिराग पासवान तो बातचीत करने के लिए दिल्ली ही बैठे हैं कि जो बातें होंगी दिल्ली में होगी, फिर वो फैसला करेंगे। और उधर महागठबंधन में फैसला होना है अभी। और प्रशांत किशोर भी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कहां तक पहुंचते हैं। प्रशांत किशोर, आप बार बार कह रहे हैं कि 30 वर्षों के इतिहास के बाद बिहार में पहली कोई राजनीतिक पार्टी होगी जो सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। तो एक्स फैक्टर माने जा रहे हैं प्रशांत किशोर भी। और महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक और एनडीए की लड़ाई, नीतीश कुमार भी स्पीड में दिखाई पड़ रहे हैं। आज पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई और उस इलाके से पटना मेट्रो की शुरुआत हुई है जहां 2005 के पहले अपराधियों के अड्डे हुआ करते थे। वहां जाना भी संभव नहीं था। तो वहां शाम को 6 बजे के बाद, और फिर बिहार में देखिए, नित्यानंद राय ने कल खुली चुनौती दी तेजस्वी यादव को कि आप बताइए कि 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए थे कि नहीं। उन्होंने चुनौती दी, फिर वह बात कही जो अनुरंजन झा ने कही थी कि मुख्यमंत्री निवास से सौदा होता था। तो बिहार में चुनाव, अब बिल्कुल चुनाव का बाजार है और चुनाव की चर्चा है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। आप भी लगातार टीवी पर भी, शो पर लाइव ही थे, तो आपने क्या समझा और अब क्या देख रहे हैं बिहार को? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जन्मदिन की। आप अपना थैंक यू। आप भगवान दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें और आप ऐसी तरक्की करते रहें। और बिहार के लोगों को भी बधाई और शुभकामना, उन लोगों को भी तैयारी में जुट जाने की का आह्वान उनसे, चूंकि चुनाव तो महापर्व है। और बिहार जो है वो वैसे भी ज्ञानेश्वर जी, बिहार को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। बिहार में चुनाव से देश की राजनीति की दिशा तय होती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो आज चुनाव की घोषणा की, बाकी बातें तो ऐसी हैं जो सब कल ही पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह के आए थे। चुनाव आयोग 17 नए सुधार लागू कर रहा है और क्या क्या सुधार है उन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से बात यह है कि 2 तारीखें तय हो गई हैं कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में मतदान होगा। और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि
कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आगे 5 साल किसकी कमान में बिहार को आगे बढ़ना है। यह भी तो तय हो अब जाएगा 6 अजीत और जी, यह भी तय होगा कि कहीं कोई जीत तो और गया, जीता तो कोई और, जीता किसी के नाम से गया, कहीं कोई दूसरा तो नहीं बन रहा है, यह कहानी भी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये सब तो बिहार की जनता तय करेंगे। जो वोटिंग करेंगे लोग, उसमें जो जनादेश देंगे 14 तारीख के बाद, तो उस पर खेला होगा। जो पोस्ट पॉलिटिक्स, पोस्ट इलेक्शन जो चीजें हैं, वो तो बड़ी ही दिलचस्प होंगी बिहार में इस बार, जिस तरह के चुनाव की तस्वीर बन रही है। लेकिन जी उसके पहले जनता, बिहार की जनता अभी तक तो, जब से नीतीश कुमार को नवंबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में बनाया, तब से लगभग क्लियर कट मैंडेट है, लगभग क्या पूरी तरह से स्पष्ट जनादेश आता है किसी न किसी गठबंधन के पक्ष में। जब एनडीए के पक्ष में आया तो एनडीए के पक्ष में, जब महागठबंधन के पक्ष में आया तो महागठबंधन के पक्ष में। चुनाव के जो 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 तारीखें अनाउंस हुई हैं, उनके बारे में एक तो पहले हमको ये लग रहा था कि चुनाव थोड़ा और नजदीक होता, छठ के आसपास होता। जैसे 28 तारीख को अगर छठ की पूरी प्रक्रिया खत्म हो रही है, तो उसके तुरंत बाद अगर मतदान होता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहता, क्योंकि लौटना शुरू कर देते हैं लोग, बड़ी संख्या में लोग जल्दी से जल्दी लौटते हैं। लोगों को नौकरी करनी होती है, लोगों के अपना बिजनेस बंद करके जो लोग जाते हैं। तो एक तो 11 नवंबर तक कितने लोग रुकेंगे, जो प्रवासी आएंगे, वो एक बात होगी, देखने की बात होगी। अजीत जी देखिए, अजीत जी इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, एक कर चुके भारत हैं। श्रेष्ठ भारत की, जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान शुरू किया गया और पूरे देश के 150 जिलों में जहां बिहारी रहते हैं, वहां पहुंचे लोग बिहार के लोगों को आमंत्रित करने के लिए। लेकिन लोगों ने जब वहां आवाज सुनी, प्रवासी बिहारियों का दर्द समझा, तो यह बात समझ में आने लगी कि कहीं ये आकर प्रशांत किशोर को वोट न कर दे। तो चुनाव की तारीखें भी कुछ आगे पीछे इसी कारण हो गई, पॉलिटिकल पंडित यह मानते हैं। हाँ, नहीं, ये हो सकता है कि भाई प्रवासी कम से कम भी रहे। ये भी बात है कि प्रवासी अगर लौट ही जाते हैं, जो लोग मान लीजिए रुझान अगर दिखा रहे थे, बिहार में बदलाव की बात कर रहे थे, अगर वो लोग कम वोट करें तो एनडीए को लाभ होगा, ये बात हो सकती है। और दूसरी जो खास बात उसमें दिखी, मतलब पार्टियों की तैयारी पर हम लोग बाद में आएंगे, जो चुनाव की तारीखों में जो 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 चुना गया है, पहले चरण में 121 सीटें और दूसरे चरण में 122 सीटें जो चुनी गई हैं, आप उनको देखिए। वो मैप जो चुनाव आयोग ने जारी किया है, समूचा मध्य बिहार हो रहा है पहले चरण में, समूचा मध्य बिहार पहले चरण में हो रहा है। और उसके बाद पूरी पेरीफेरी हो रही है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के पूरब तक सब उसके बाद हो रहा है, सब उसके बाद है। सारी चीजें पेरीफेरी पूरा उसके बाद हो रहा है दूसरे चरण में, और पहले चरण में पूरा मध्य बिहार हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी पहला चरण इसी इलाके में हुआ था। इसी इलाके में मगध और शाहबाद का जो इलाका है, भोजपुर का जो इलाका है, पटना से लगते सारे इलाके वही हैं जहां पहले पिछले चुनाव में मतदान हुआ था और महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिली थी, एनडीए को बड़ा झटका लगा था। इस बार भी पहले चरण में ही वहां चुनाव है। अगर कुछ वहां गड़बड़ी होती है या कुछ फीडबैक ऐसी मिलती है, तो हो सकता है कि उसके बाद बाकी जैसे पिछली बार ठीक किया गया था वैसा ठीक करने की कोशिश की जाए। हालांकि इस बार एनडीए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर आपने जैसा कहा कि चिराग पासवान अभी बात नहीं हो रही है, दिल्ली चले गए, उनसे बात हो जाती है, चीजें स्मूथ हो जाती हैं, तो एनडीए के लिए सब ठीक रहेगा। क्या क्या मध्य बिहार का इलाका, या क्या दक्षिण बिहार का, क्या पूरब का, पश्चिम का, क्या सीमांचल का, सब होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे चुना है कि पहले मध्य बिहार में चुनाव होगा, जो पूरा बीच का इलाका है, और उसके बाद तब पेरीफेरी पर के इलाकों में चुनाव होंगे। तो ये चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, जो फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो उसने सुधार किए हैं, उसमें कुछ सुधार तो ज्ञानेश्वर जी बहुत ही अच्छे हैं। पहले हम लोग चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात कर लें कि इस बार उम्मीदवारों की तस्वीर होगी, रंगीन तस्वीर होगी, उनका सीरियल नंबर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। तो कई मतदाता जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं या महिलाएं हैं, जिनको नहीं समझ में आती थी चीजें, चुनाव चिन्ह नहीं पहचान रहे जो लोग, तो ये एक फायदा होगा सिंक करने में। जो सीरियल नंबर है, नाम है, और उसके साथ चुनाव चिन्ह है, ये सब लगा होगा। तो ये एक अच्छा सुधार है। फोन लेकर के जाना, और आज के समय में फोन कितनी जरूरी चीज है ये सबको पता है, उसको रखने की व्यवस्था वहां। तो इस तरह के कई सुधार चुनाव आयोग ने, अच्छा लाइन कम हो, कम से कम भीड़ जुटे, इसके भी उपाय किए गए। 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे एक बूथ पर, इसका भी उपाय किया गया। तो वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा ले आने और उनको आसान तरीके से मतदान कराने के लिए जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है, वो अच्छी चीज है। वो तमाम चीजें अच्छी हुई है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मतलब अब बूथ लूट नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा भी गड़बड़ी होती है। जैसे एक गड़बड़ी रोकने की बात एनडीए के लोगों ने कर दी कि बुर्का उठा करके आप बुर्का में वोट डालने जो जाते हैं उनको उनका चेक करिए। तो इसको लेकर के विवाद भी है। ये चूंकि एक पहचान से
जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको कैसे इसका हल करता है चुनाव आयोग, ये भी देखना है। किसी के मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शंका सिर्फ अपोजिशन की पार्टियों के मन में होता है, शंका जो सत्ता पक्ष में उसको भी है। तो उसकी शंका कैसे दूर करेंगे, किसी की अस्मिता, किसी की प्रतिष्ठा, उस पर कोई आंच ना आए, ये सब भी देखना है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। ज्ञानेश्वर जी, अब हमको इस बार लग रहा है कि 2025 में पिछली बार, पिछले कई चुनावों से ज्यादा मतदान होना चाहिए। बिल्कुल। पहले कम मतदान इसलिए होता था क्योंकि अभी जो मतदाता सूची की सफाई हुई है, जिसमें से 69 लाख नाम कटे हैं, ये नाम जब तक थे, जो शिफ्ट कर गए हैं उनके नाम थे, जो मृत हो गए हैं उनके नाम थे, एक ही मतदाता के नाम कई कई जगह थे। तो इसका असर होता था वोटिंग परसेंटेज पर। सब लोग दिल्ली में भी पूछते थे कि भाई बिहार जब इतना राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है तो वहां क्यों ऐसा होता है कि वहां मतदान कम होता है। तो उसका कारण ये था कि इतने मतदाता तो घोषित हो गए हैं, इतने मतदाता तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिहार में नहीं है, मतदान का समय नहीं है या मृत हो गए हैं। तो इनकी संख्या कम हुई। अगर 6% संख्या कम हुई है ज्ञानेश्वर जी, तो आप तय मानिए कि 4 से 5% वोटिंग में बढ़ोतरी हो। और वोटिंग में बढ़ोतरी का मतलब 60% से ऊपर जाएगा वोट। अभी जाता नहीं था बिहार में। 2015 में हमको लगता है एक बार 60% के करीब वोट हुआ था। 20 में तो फिर आके 59%, 1% वोट कम ही हो गया। 60% से ऊपर वोट जाएगा। बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलना चाहिए है, जो लोग बिहार में रह गए। और इस बार देखिए चुनाव आयोग ने जो दिन तय किए, इस बार अजीत जी, चुनाव आयोग ने जो दिन तय किए हैं गुरुवार और मंगलवार, पहला चरण गुरुवार को, दूसरा चरण मंगलवार को। तो प्राय क्या होता था कि जब शुक्रवार और शनिवार को मतदान होता था तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए वो चले जाते थे बाहर। तो इस बार गुरुवार रखा गया, मंगलवार रखा गया, ताकि आपको छुट्टियां मनाने के लिए छुट्टी ना मिले। बिल्कुल, ये ट्रेंड दिल्ली में सबसे पहले देखा, मार्क किया चुनाव आयोग ने, क्योंकि दिल्ली से घूमने की जगह बहुत नजदीक है। लोग अगर 3 दिन की छुट्टी हो रही है, सैटरडे संडे में हो रहा है, तो एक आध दिन छुट्टी ले लिए, तो कोई जयपुर जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, देहरादून जा रहे हैं, या माता वैष्णो देवी चले गए। तो ये दिल्ली में सबसे ज्यादा ये ट्रेंड देखा जाता था कि आप लोग छुट्टी मनाने चले जाते थे। तो इसको जब आजमाया दिल्ली में, फिर दूसरी जगहों पर जब आजमाया कि वीक डेज में या मिड ऑफ द वीक में हम अगर इलेक्शन कराते हैं, मतदान कराते हैं, तो उससे मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप गुरुवार को कराएंगे तो आगे भी छुट्टी नहीं है, पीछे भी छुट्टी नहीं है। तो जो लोग, या तो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, या जो लोग ड्यूटी पर रहेंगे, या जो सेना में लोग हैं, उनका पोस्टल बैलेट है। ये भी एक अच्छा सुधार है ज्ञानेश्वर जी, इस बार चुनाव में लागू हो रहा है बिहार से ही, कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं समाप्त होगी तब तक ईवीएम की गिनती समाप्त नहीं की जाएगी। ईवीएम में आखिरी 2 राउंड की गिनती रोक दी जाएगी अगर पोस्टल बैलेट सारे नहीं गिने गए। अभी क्या होता है कि आधे घंटे पहले शुरू होता है और पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहती है, और साथ साथ ईवीएम की भी गिनती चलती रहती है। 8:30 बजे पोस्टल बैलेट शुरू होता है। अब क्या है कि आखिरी 2 चरण ईवीएम का रोक दिया जाएगा और सारे पोस्टल बैलेट गिन लिए जाएंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पोस्टल बैलेट से वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब जैसे घर बैठे वोट डालने वालों की एक व्यवस्था करती है कि 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी पोस्टल बैलेट से डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं। पहले ये कैटेगरी नहीं थी। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैटेगरी इंप्लीमेंट की जा रही है, जबकि पहले उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को ये फैसिलिटी मिलती थी जो ड्यूटी पर रहते थे। तो कई नई कैटेगरी जोड़ी गई है, जो दिव्यांग लोगों के लिए भी जोड़ी गई है। तो बिल्कुल पोस्टल बैलेट्स बढ़ गए हैं। तो और उनसे अगर उनकी गिनती पूरी नहीं होती और ईवीएम की गिनती पूरी हो गई, तो हारने वाले के पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहता था आरोप लगाने का कि देखिए इसमें गड़बड़ी हुई, जब गिनती खत्म हो गई थी तो ये आंकड़े कहां से आ गए। तो ये चुनाव आयोग ने एक अच्छा ये सुधार किया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती जब तक पूरी नहीं होगी, ईवीएम की गिनती पूरी नहीं की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के चुनाव आयोग का प्रयास है कि उसने मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, फेयर एंड फ्री हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आए, और मतदान करने जो लोग आए उनको कोई परेशानी नहीं। तो ये अच्छी चीजें हैं। ये धीरे धीरे करके वेबकास्टिंग होगी 100%। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। इनसे आपको तटस्थ और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव का एक संभावना ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब अगर थोड़ी बहुत भी कहीं थोड़ा बहुत लूप होल है, लीकेज की संभावना है, तो वो नहीं रह जाती है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तो कर ली। ज्ञानेश्वर जी, चुनाव आयोग अपनी तैयारी में आगे रहा। उसने तारीखों की घोषणा कर दी, तैयारियों की घोषणा कर दी, सब कुछ नया वोटर लिस्ट तैयार है। और ये भी कहा, ये भी बिहार के लोगों के लिए हमारी भी अपील है कि भाई अगर अभी भी आपका नाम छूटा हुआ है, अभी भी आप नाम चेक कर लीजिए, अभी भी नाम छूटा हुआ है, तो आपका नॉमिनेशन समाप्त होने के 10 दिन पहले तक आपका नाम जोड़ा जा सकता है। ये चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है।
तो ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां 18 साल 19 साल के जिन्होंने अभी नई नाम जुड़वाया है, या कोई आदमी बाहर रहता है उसको बिहार में आकर के अपना वोट डालना है, उसका नाम नहीं जुड़ा है, तो उसको नाम जुड़वा लेना चाहिए और मतदान में हिस्सा लेना चाहिए सक्रिय रूप से, क्योंकि ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की किस्मत तय करने वाला चुनाव है। ये ट्रांजिशन का चुनाव है, संक्रमण का चुनाव है, लीडरशिप के संक्रमण का चुनाव है, मुद्दों के संक्रमण का चुनाव है, ये नए बिहार के निर्माण का चुनाव है ज्ञानेश्वर जी। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग की तैयारियों की तो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली। अब पार्टियों की तैयारियां इसमें पिछड़ रही है, पार्टियां अभी तक तैयार नहीं दिख रही। किसी पार्टी ने ज्ञानेश्वर जी अभी तक की जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से हमको सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, जो पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी कर देंगे और 10 अक्टूबर को पहले चरण की अधिसूचना जारी होनी है, मतलब 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू होने हैं। उसके पहले सिर्फ प्रशांत किशोर हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। एक और खबर आ रही है प्रशांत किशोर की पार्टी से कि देखिए 9 अक्टूबर को तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन उसके पहले बिहार के नेताओं की एक और कुंडली खोली जाएगी। मतलब कुछ और नेताओं की पोल पट्टी खुलने वाली है, उनकी कुंडली प्रशांत किशोर खोलने वाले हैं या तैयारियां चल रही हैं, इस बात की जानकारी भी है। तो मतलब कुछ और राजनेता भी बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, इस बात की खबर तो बिहार की जनता को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, लेकिन हमारी राय जो है, हो सकता है कि भाई आप भी या दूसरे लोग भी सहमत नहीं हो, लेकिन हमारा मानना है ज्ञानेश्वर जी कि प्रशांत किशोर ने जो बज क्रिएट किया बिहार में, जो अपना नाम बनाया, अपनी पार्टी के लिए जो सम्मान अर्जित किया, अपने लिए भी, हमारा आपका सब आदमी का सम्मान, वो उनके पॉजिटिव एजेंडे से था। उन्होंने जो कहना शुरू किया कि हम गरीब के लिए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो उन्होंने कहना शुरू किया, वो मुसलमानों की बस्ती में जाकर के कहना, ये कोई मामूली बात थोड़े है कि आपको बीजेपी से डरा करके वोट लिया जाता था, अब आप जब तक डर करके वोट करेंगे तब तक आपके यहाँ कैसे विकास होगा। यादव से ये कहना कि आप कैसे बंधुआ हो गए एक परिवार के, लालू यादव तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो कहा था ना कि आप जाति से तोड़िए, धर्म तोड़िए, आप किसी बंधुआ मत बनिए और आप बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, उस एजेंडे ने उनको ज्यादा सम्मान दिलाया था, ज्यादा समर्थन दिलाया था। भ्रष्टाचार का आरोप एक्सपोज कर रहे हो दूसरी पार्टी को, लेकिन उनका समर्थन इससे बहुत बढ़ रहा है। इस पर उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आज आप कहिएगा और कल जाकर के लोग उस पर वोट करने लगे। इस मुद्दे को पकाना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 में कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र से गई तो उसके पीछे 2011 से चल रहा अन्ना हजारे का आंदोलन था। उन्होंने 2011 से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, तब जाकर के 14 में सरकार गई। 1989 में बोफोर्स के मसले पर चुनाव हुआ, तो उसको 1987 से बीपी सिंह सरकार से निकले थे, रिजाइन करके बाहर आए थे, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहां से उन्होंने, वो रक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी रहे राजीव गांधी की सरकार में। वहां से जब वो रिजाइन करके निकले और उन्होंने बोफोर्स का कहना शुरू किया, बोफोर्स का मामला खुला, तो 2 साल तक वो मामला पकता रहा, तब जाकर के 89 के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ, राजीव गांधी को नुकसान हुआ। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक दिन में नहीं अपील कर जाता। इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी का मुद्दा 74 से आंदोलन चल रहा था, तब जाकर के 77 में चुनाव हारी थी। ऐसा कम होता है कि आज आप करप्शन का मुद्दा लेकर के उठिएगा और 10 दिन 20 दिन के बाद चुनाव में लोग उस मुद्दे से प्रभावित होकर के आपको वोट कर देंगे। तो ये इसलिए वो करें, वो तो ठीक है, एक उनका एजेंडा होगा, वो इतने बड़े सफोलॉजिस्ट और इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत गहरी समझ रखते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि अगर वो अब उनका जो पॉजिटिव एजेंडा था वो कहीं पीछे छूट गया है। अब वो इस आधार पर नहीं वोट मांग रहे हैं कि भाई हम पलायन रोक देंगे, छठ, अब आ गई छठ, तो आप कहिए पलायन रोकने वाली बात सबसे ज्यादा आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, बिल्कुल ट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन ये एक तरह से ये राजनीति काफी एक्सपोज हो चुकी है ज्ञानेश्वर। ये वीपी सिंह ऐसी पर्ची दिखाते थे जनता के बीच में और कहते थे कि देखिए इस पर लिखा हुआ है बोफोर्स का नंबर, बोफोर्स जो स्विस बैंक के खाते का नंबर लिखा हुआ है, हमारी जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही हम जो है इस खाते से पैसा निकाल करके ले आएंगे, ये राजीव गांधी का खाता है। तो वो हो गया। फिर वो जब चुनाव जीत गए तो पर्ची फाड़ के फेंकी, आज तक तो स्विस बैंक का पता चला नहीं, पैसे आए नहीं, किसी को क्या हुआ था पता नहीं चला। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने किया कि 28 लोगों की सूची है जी, ये सबसे करप्ट है जी, ये उनसे भी बड़े करप्ट हैं जी, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तमाम लोगों से माफी भी मांगी, कई लोगों के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं।
तो ये करप्शन का मुद्दा आपको तत्काल लाभ दिलाता है, ट्रैक्शन दिलाता है, मीडिया में दिखते हैं, दूसरे लोगों के करियर पर आप जरूर हो सकता है कि ग्रहण लगा दें, हालांकि उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम लोगों ने अभी झारखंड में देखा कि हेमंत सोरेन जेल जाकर के आए, और जेल जाकर के आए तो ज्यादा वोट से जीत गए। बिहार में ही लालू प्रसाद यादव को सजा होने के बाद, जब तक सजा नहीं हुई थी उनको, वो आरोपी थे, तो 22 सीट मिली थी उनको। जब सजा हो गई, सजा याफ्ता हो गए, तो 80 सीट जीत गए। प्रशांत किशोर की ही कृपा थी जो 80 सीट जीत गए। तो ये चीजें, इन सब चीजों का अपना एक महत्व है राजनीति में, लेकिन यही मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये आपका पेरिफेरी का मुद्दा है। आपको दूसरे बड़े मुद्दे हैं जो बिहार के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, फैक्ट्री कारखाने लगाने का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा है, जिस पर आपने अपनी राजनीति शुरू की थी गांधी के नाम पर। वो राजनीति ज्यादा बेहतर होती अगर वो करेंगे तो। लेकिन अभी यह है कि वो अपनी तरफ से पहली सूची उनकी 9 तारीख को आ जाएगी। बाकी लोगों का तो कोई अंदाजा हमको नहीं है कि 9 तारीख के पहले कोई सूची आने वाली है। पहला चरण शुरू होगा, पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के पहले तो किसी की सूची आती नहीं दिख रही है हमको, ज्ञानेश्वर। आपको लग रहा है क्या कि कोई सूची पहले आ रही है? अभी तो सीटों का बंटवारा ही फाइनल नहीं हुआ है। बिल्कुल संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल संभावना नहीं, क्योंकि 7-8 को बीजेपी ने दिल्ली में मीटिंग रखी है जिसमें सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया है, और वहां फिर अंतिम रूप से विमर्श होगा, और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। तो 10 तारीख से अधिसूचना जारी होना है और नामांकन की तारीखें शुरू होगी। तो फिर आप समझ लीजिए कि भाई इशारे में कहा जाएगा, लेकिन सूची आते आते तो 10 तारीख 11 तारीख हो ही जाएंगे। जी हाँ, तो अभी जैसे सीट बंटवारे की बात, ऐसा लग रहा है कि गंभीरता से बातचीत 2 दिन पहले शुरू हुई। पता नहीं उसके पहले क्या बात हो रही थी, उसके पहले भी इतनी मीटिंग्स हुई, इतनी बैठकें हुई, लेकिन अगर जब अभी मतलब परसों ही की बात है, जब धर्मेंद्र प्रधान गए, उन्होंने ललन सिंह से बात की, उन्होंने फिर जीतन राम मांझी से मिले, फिर उपेंद्र कुशवाहा से, कल की बात है। फिर उसके बाद सब लोग दिल्ली आ गए। तो ये अभी लगता है कि गंभीरता से बातचीत अब जाके शुरू हुई। इसके पहले सभी पार्टियों से लगता है सिर्फ सूची मांगी गई थी, और उस सूची में के आधार पर बीजेपी ने हो सकता है कोई तैयारी करके रखी हो अपनी, क्योंकि उनके पास सर्वे की रिपोर्ट है, जेडीयू के पास सर्वे की रिपोर्ट है। दोनों बड़ी पार्टियों ने हो सकता है कि कुछ चीजें तय करके रखी हो पहले से, लेकिन तमाम छोटी पार्टियों के साथ तो पेच अभी अटका ही हुआ है। तो पहले वो पेच निकालना है। जीतन राम मांझी भी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 अंकों में वो भी सीटों की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का तो 30 से ज्यादा सीट चाहिए ही। तो ये सब निपटा करके और उसके बाद आपस में सीटों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद सभी पार्टियों की पहली सूची आ जाए, ये 10 तारीख के पहले ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी मुश्किल ही दिख रहा है। और दूसरी तरफ भी जो इंडिया ब्लॉक है, उसमें भी सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। उसमें भी सीट बंटवारे में कुछ अभी तय नहीं हुआ है। आरजेडी के लोग अपना 140 से बहुत नीचे आने को तैयार नहीं है, कांग्रेस 70 से बहुत नीचे आने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें वहां भी है, वहां भी छोटी पार्टियों को एडजस्ट करना है। मुकेश सहनी का बड़ा ईगो है, उनके सामने 2 समस्या है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स की समस्या है, एक दूसरी उप मुख्यमंत्री की घोषणा की समस्या है। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की घोषणा मुकेश सहनी ज्यादा उस पर यकीन है कि वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए, ताकि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में अगर उनको उप मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जाएगा तो उनको लग रहा है कि उनकी जाति का वोट उतना कंसोलिडेट नहीं करेगा जितना उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद करेगा। और उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, फिर कांग्रेस के जो दलित नेता है राजेश राम, उनको कैसे बनाएंगे, फिर अकलियत को कैसे छोड़ देंगे, मुसलमान को जिसकी 18% आबादी है। तो ये वहां ज्यादा पेच उलझा हुआ है। और वो पेच सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स का नहीं है, वो अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार का भी है। तेजस्वी यादव को भी अभी तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया। तो वहां भी बैठकें हो, सीटों का बंटवारा हो, और उसके बाद तब सीट की उम्मीदवार की घोषणा करें। अभी एक अंतर और नोटिस करने के लायक है अजीत जी, कि देखिए एनडीए में यदि हम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, विनोद तावड़े की बात कर लें, यह मानकर चलते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, और इसके लिए यदि हमें झुकना है, हमें कहीं आगे जाना है, तो वह भी हम कर लेंगे। लेकिन महागठबंधन में आपको यह दिखता है कि नहीं, हमें तने रहना है, और इस तने रहने के चक्कर में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है। अभी आपने देखा पवन सिंह के पास बीजेपी पहुंची, और एक एक सीट को लेकर ध्यान दीजिए
कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं, क्या कल इसके पहले किसी ने सोचा था? लेकिन दरभंगा में अलीनगर सीट है, अलीनगर सीट की गंभीरता को समझा गया और मैथिली ठाकुर से नित्यानंद राय ने, विनोद तावरे ने मुलाकात की। मैथिली ठाकुर की क्या राजनीतिक हैसियत है और क्या राजनीतिक पहचान है और क्या संदेशा दिया गया कि बिहार सुरक्षित हो गया है और अब मैथिली ठाकुर बिहार लौटना चाहती है। तो बीजेपी और एनडीए यहां तनने की नहीं, यहां झुकने की, जरूरत के हिसाब से झुक जाए। लेकिन यहां कांग्रेस वाले भी, तेजस्वी यादव भी और वीआईपी भी, देखिए यदि कहीं थोड़ा सा मतलब कुछ है तो भाई वो माले वाले तैयार रहते कि नहीं हमें रोकना है बीजेपी को। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही ज्ञानेश्वर जी। देखिए, तनने का नतीजा था कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे मुकेश सहनी। बिल्कुल। जब पिछली बार का भी सबको ध्यान ही है ना कि वो तो थे इंडिया ब्लॉक में ही थे, महागठबंधन में अगर वो रहते उस समय, इंडिया ब्लॉक तो नहीं था, महागठबंधन में रहते अगर उस समय, तो क्या पता कि जो जिस 12,000 वोट की बातचीत बार बार महागठबंधन वाले करते हैं वो उनकी वजह से आ ही जाता और आपकी सरकार ही बन जाती। आप चुनाव ही जीते थे, 12,000 वोट आने से तो नहीं जीतते, लेकिन आधा 1% वोट भी अगर वो ले आते मुकेश सहनी तो हो सकता था जीत ही जाते। तो वो तनने की उस नुकसान को पता नहीं इस बार समझ रहे हैं कि नहीं, वो जो नुकसान हुआ था पिछली बार। और यहाँ सिर्फ दो लोगों को अपना ईगो छोड़ना है, दो लोगों में से भी, मतलब राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव, अपना ईगो और अपनी महत्वाकांक्षा। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक रात उठेंगे और बिहार में जाकर के घूमने लगेंगे तो आप सरकार बना लेंगे बिहार में, या बिहार में आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप आरजेडी को रिप्लेस करके और बीजेपी के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। ऐसा ही रातों रात नहीं होना है। अगर आप बीजेपी को रोक देंगे, मतलब एनडीए को रोक देंगे, तब फिर आपको अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के ज्यादा मौके मिलेंगे अगर आप सरकार में आ जाएंगे। ये जरूरी देख करके कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो 43 सीट भी लड़ी थी और 43 सीट लड़के की भी उनको 27 सीटें आ गई थी। तो ये 70 सीट पर अड़ने का क्या मतलब? और 70 सीट में आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटें हमको ऐसी दी गई थी जो जीत ही नहीं सकता है महागठबंधन, तो आप वैसी सीटें छोड़ दीजिए, वैसी सीटें छोड़ दीजिए और कम से कम नंबर ऑफ सीट्स पर ध्यान मत दीजिए। हम पहले भी 10 आपके साथ बातचीत में कई बार कहे कि लोकसभा में कांग्रेस नीचे आई, सिर्फ 328 सीट लड़ी तो 100 जीत गई। जब तक 125 सीट लड़ रहे थे तब तक तो आप 44 और 52 सीट जीत रहे थे। तो ये नंबर ऑफ सीट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए कि 144 लड़के आप 74 जीते, 50% का स्ट्राइक रेट रहा आपका, 50% का स्ट्राइक रेट था। और जब नीतीश कुमार के साथ आप लड़े थे तो 100 लड़के 80 जीते थे, 80% का स्ट्राइक रेट था। तो आप कोई ऐसा गठबंधन क्यों नहीं बना रहे हैं जहां आपके नंबर ऑफ सीट्स आपकी कम हो लेकिन आपके स्ट्राइक रेट आपका ज्यादा हो, जीतने की संभावना ज्यादा हो। हर आदमी नंबर ऑफ सीट्स पर अड़ा हुआ है, ज्यादा सीटें लड़के आपको बड़ा भाई, आप हर हाल में बड़ा भाई रहेंगे। आप 125 सीट भी लड़ेंगे, 130 सीट भी लड़ेंगे तब भी बड़ा भाई हैं। और अगर महागठबंधन जीतता है तब भी मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस या जो लेफ्ट का गठबंधन है वो लोग छोड़ करके आपको कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए जीतने का ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हेमंत सोरेन की तरह हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ के तेजस्वी यादव को फोन किया। आज तेजस्वी यादव आगे बढ़ के बात करें, मुकेश सहनी से बात करें, कांग्रेस से बात करें, राहुल गांधी से सीधी बात होती है उनकी, बात करें और जल्दी से जल्दी अपना सीट शेयरिंग फाइनल करें। क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, जैसे अब नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, मान लीजिए 11 तारीख 10 तारीख से अधिसूचना जारी होती है, नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। और लोगों ने अगर नॉमिनेशन शुरू कर दिए तो फिर नॉमिनेशन वापस कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपके बागी बिगड़े हो गए, आपने 3-3, 4-4 लोगों को 5-5 लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी से भी 3 लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से भी 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया। आप उसी में भाग दौड़ करते रह जाएंगे और समय बचा नहीं। 6 तारीख को, तो ठीक 1 महीने बाद, आज 6 अक्टूबर को हम लोग बात कर रहे हैं और ठीक 1 महीने बाद 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। तो आप कब बागियों को मनाइएगा, कब अपना कैंपेन चलाइएगा? और तेजस्वी यादव के साथ क्या समस्या है कि वो पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर सब खुद ही है। मतलब उन्हीं को सीट शेयरिंग की बात करनी है, गठबंधन की बात करनी है, उन्हीं को उम्मीदवार तय करना है, उन्हीं को चुनाव की रणनीति बनानी है, उन्हीं को प्रचार करने जाना है, उनको खुद अपना चुनाव भी लड़ना है। तो ये सब कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपको टाइम निकालना होगा ना। यही एक अंतर समझना चाहिए। चाहे देखिए तय करें मोदी साहब, विनोद तावरे और जो भी, भाजपा में एक प्रदेश चुनाव समिति है जिसकी बैठकें 2 दिन से चल रही है। हाँ, कांग्रेस ने भी एक चुनाव समिति बनाई, उसकी बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। लेकिन आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव और संजय यादव के अलावा कोई टिकट के बारे में बात करने की स्थिति में है?
या वहां नहीं है, कोई ऐसी बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां दूसरे नेताओं को भी पता चले और अपना मत रखने का अधिकार मिले कि हाँ भाई, हम लोग सभी लोग बैठते हैं, आज 50 सीटों पर फैसला करेंगे, कल 100 सीटों पर फैसला करेंगे। तो जो आपने कहा ना कि पीर बाबा जी सब कुछ वही है। हाँ, तो ये समस्या है ना उनको, और फिर कैंपेन में के लिए भी निकलना है उनको। नेता भी नहीं है ना उनके पास। बीजेपी तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स उतार देगी। 8 राज्यों के 10 बिल्कुल। राज्यों के मुख्यमंत्री आकर के प्रचार करने लगेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रचार करेंगे, उनके तमाम नेता प्रचार करेंगे। और गठबंधन के जो चेहरे हैं, देखिए आरजेडी के पास, आरजेडी के मतलब महागठबंधन में चेहरा तो नहीं है ना, अलायंस पार्टनर में भी चेहरा नहीं है। बिल्कुल। अलायंस पार्टनर में भी चेहरा नहीं है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को चुनाव मुख्यमंत्री बनना है। लोकल चेहरा कौन है? राजेश राम को आपने 6 महीने पहले तो अध्यक्ष बनाया। तो राजेश राम का चेहरा तो ऐसा नहीं है कि समूचे बिहार में आप राजेश राम का चेहरा दिखा दीजिएगा जाकर के, और उनको खुद भी चुनाव लड़ना है। यहाँ महागठ आप एनडीए में देखें, एनडीए में अपने बड़े नेता हैं, तमाम लोग एक खास इलाके में। वहां संजय झा भी हैं, वहां ललन सिंह भी हैं, वहां अशोक चौधरी भी हैं, बीजेपी के कितने नेता हैं प्रदेश के, वहां जीतन राम मांझी भी नेता है, चिराग पासवान भी नेता है, वहां जो महागठबंधन उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े नेता है। तो ऐसा नेता कहाँ है महागठबंधन में? ऐसा नेता तो ले देकर के तेजस्वी यादव है, या फिर मुकेश सहनी साथ में रहते हैं तो मुकेश सहनी है। तो ये लोग कैसे 1 महीने के भीतर, 10 तारीख के भीतर, 10 तारीख के बाद, 6 तारीख के पहले सारा प्रदेश कवर कर लेंगे? तो ये आपका जो ड्रॉबैक है उसको समझ के जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एनडीए के पास उतनी समस्या नहीं है, ना साधन की समस्या है, ना नेता की समस्या हो, तो कारपेट बॉम्बिंग हो जाएगी, एक से एक नेता उतर जाएंगे प्रचार करने। और वहां जो आपने कहा चुनाव अभियान समिति बना करके, और वहां टिकट जो प्रदेश चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति, इन सब की भी बैठकें हो रही हैं। पता नहीं आरजेडी महागठबंधन में कितना हो रहा है। अगर ये पिछड़ रहे हैं इस मामले में चुनाव आयोग से, तो पिछड़ गए, वहां तक चलेगा। आप अपोजिशन की दो आपके विरोधी हैं, उनसे पिछड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनसे मत पिछड़िए, उनसे कम से कम आगे रहिए, लीड लीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए देखिए, लीड लीजिए, आगे बढ़िए, अब समय बचा नहीं है और चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, डुगडुगी बज गई है। 10 तारीख से नामांकन होगा पहले चरण के लिए, और 13 तारीख से दूसरे चरण के लिए। 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को पता चल जाएगा बिहार में किसकी सरकार। उसके बाद खेला शुरू होगा, मुख्यमंत्री कौन। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।